मित्रों, अभी एक मित्र मुझे कह रहे थे कि भारत की अभूतपूर्व संस्कृति में एक ही चूल्हे के ऊपर 100 आदमी की रसोई बनती थी। मानो कि संयुक्त कुटुंब की एक बहुत बड़ी एक दूसरे के प्रति भावना थी, एक दूसरे के प्रति लगाव था। अन्यथा एक ही चूल्हे के ऊपर 100 आदमी की रसोई बने और प्रेम से लोग खाए, ये मुश्किल मामला है। ये अपने बारे में कुछ कहना चाहता थे कि ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने कहा कि जहाँ तक मैं कुछ समझा हूँ, कुछ पढ़ा हूँ, वहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी अच्छाई भी रही होगी, लेकिन अच्छाई की अपेक्षा मुझे दिखा कि आदमी का शोषण बहुत हुआ होगा, क्योंकि एक ही आदमी माना जाएगा। बाकी जो 99 लोग उसमें थे, उनको कोई सोचना विचारना ही नहीं था। जैसे सुबह खेत जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब रसोई में क्या बना क्या नहीं बना ये भी पूछना नहीं। न अपने बच्चे के साथ वो खेल सकते थे, न अपनी पत्नी से दिन को बात कर सकते थे। वडील जो घर के होते थे, उनके पूछे बिना आदमी पानी भी नहीं पी सकते थे। ये तो एक प्रकार की तानाशाही हुई। अपनी मर्जी के मुताबिक तुम न कपड़ा पहन सकते थे, न जूती तक पहन सकते थे। क्योंकि मैंने देखा बचपन में अपने वडीलों को आज्ञा के बिना तुम कुछ भी नया नहीं कर सकते थे। जैसे मधुमक्खी के जो झुंड होता है, मधुमक्खी बैठती है वहां, उसमें एक ही रानी मानी जाती है, बाकी के सारी उसकी सेविका होती है। और सेविका को सिर्फ इधर उधर से फूलों से ये वो सब जगह पर से मध इकट्ठा करके सिर्फ ले आना ही पूर्ति होते, उसके ज़्यादा उसका कोई काम नहीं होता। वर्चस्व रानी मक्खी का ही रहता है। दूसरी मक्खी का सोचना भी नहीं है कि इधर हम क्यों जा रहे हैं, क्यों मध ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं, कुछ भी सोचना नहीं है। तो 100 आदमी की अगर रसोई एक ही चूल्हे पर बनती है तो बाकी 99 आदमी को पूछने का कोई हक भी नहीं था कि खेत में क्या करना है, घर पे क्या करना है। उनके बेटे की अगर ब्याह हो, कि बेटे की ब्याह हो, बेटे को पढ़ाना हो, लिखाना हो, वो एक ही आदमी तय करता था, वडील है वो बोलता नहीं पढ़ना है तो बाकी को सामने कोई दलित तुम नहीं कर सकते थे। नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब हाँ। तो उसमें तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन तो बचा ही कहां। तुम भी जमीन पर आए हो, तुम्हारा भी कोई निजी विचार होता है, तुम्हारा जीवन होता है, तुम्हारा कोई परिवार होता है। तुम कुछ नया सर्जन करना चाहते हो, लेकिन तुम कर पा नहीं पाओगे। कैसे कर पाओगे? और ये सारी बातें थोप दी जाती है पारिवारिक एकता के नामों पर। ये थोपना बड़ा आसान है, क्योंकि आदमी को कैसे भी अगर हमारे हाथ में रखना है, लगाम हमारे हाथ में उनकी रखनी है, तो कोई न कोई ऐसे विचार उसके आगे प्रदर्शित कर दो ताकि वो तुम्हारे सामने कभी भी बगावत न कर सके, कभी तुम्हारे सामने बोलने का विचार तक न कर सके। जो भी घर के वडील आदमी हैं, मोभी आदमी हैं, उनकी तरफ से जो भी बयान आया, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो वडील के लिए अच्छा हो, हमारे लिए भी बुरा हो सकता है, चाहे वो वडील के लिए बुरा होने की कोई संभावना नहीं होती थी, लेकिन हम तर्क भी नहीं लड़ा सकते थे। उठो, लग जाओ काम में। मैंने देखा है कि 10-15 आदमी का परिवार होता है, तो जो मैं जब बचपन था तब एक ही तरह का कपड़ा सबको पहनने का,
हालांकि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी लोगों की, एक ही चूल्हे पर 100 लोगों की रोटी बनती थी, फिर भी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी अपने ढंग का नहीं ले सकते थे, न जूते ले सकते थे। आज हम मानते हैं कि सब अलग अलग हो गए और प्रकृति परिवर्तन से लिए जरूरी भी है। जितनी जितनी क्षमता जिस आदमी होती है उतना ही अपने ढंग से वो तरक्की किए चले जा रहे हैं। क्षमता को धीमे धीमे वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम हैं, हमसे हमारी पीढ़ी और आगे की तरक्की करेगी और वैचारिक तरक्की करेगी, बौद्धिक तरक्की करेगी। हम खुश होते हैं कि चलो हमसे आगे निकले। लेकिन कई सामाजिक ढांचे में आज भी हम अपने बच्चे को बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं। ये दुख की बात है। इसमें लड़कियों को खास उसके पैर पर खड़ा न होने देने की आज भी चाल चली जा रही है। जरा सी कोई लड़की अगर अपने ढंग से जीना चाहती है, तत्काल हम तरह तरह के बंधन उसके ऊपर थोप देते हैं। न जाने कौन से शब्दों से उनको ऊपर टॉर्चर करते रहते हैं। चंद दिनों के बाद एक निखरने वाले फूल ऐसे ही मुरझा जाते हैं। तो मित्रों, गर्व की बात जरूर रही होगी उस समय, में मना नहीं करता हूं कि एक ही चूल्हे के ऊपर 100 आदमी की रसोई बने और साथ में प्रेम से खाए, लेकिन आत्मीयता बनी रहे ये जरूरी नहीं है। एक दूसरे के लाचारी के से उनके पास कोई उपाय भी नहीं बचा हो, इसलिए भी शायद रहना पड़ता हो, ये भी हो सकता है। इसलिए कोई भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, ये तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने कई परिवार को ऐसा देखा। रहते हैं संयुक्त परिवार में 50 आदमी, आज भी मैंने देखे हैं, लेकिन सब एक दूसरे के प्रति असमंजस स्थिति में उलझे हुए हैं। न ठीक से उसके खिलाफ वो बोल सकते हैं, न वो झेल भी सकते हैं। उनको कुछ नया करने की आकांक्षा से चित्त भरा है, लेकिन इसमें से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। ये तो एक प्रकार का शोषण का नया मार्ग हमने तय कर लिया कि कैसे भी करके घर के जो वडील आदमी होते हैं वो अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते हैं। तो इन प्रकार तुम पर ऐसी ऐसी पाबंदी लगाई जाएगी। हालांकि कोई नियम लिखित नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे नियम में ब्लैकमेलिंग होता है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बड़ा खतरनाक चीज है। लगाओ कि ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे आगे की जाएगी कि तुम एक होनहार होते हुए व्यक्तित्व तुम्हारा निखरने की बजाय वो व्यक्तित्व धीमे धीमे मुरझा जाते हैं। तो उसमें कौन सी गर्व की बात आई? ऐसे कई बौद्धिकों को हमने मार दिया जो समाज के लिए कुछ नया करने की आकांक्षा से जिसका चित्त भरा हुआ था, जो कुछ नया करने की क्षमता रखते थे, लेकिन सबका अपने अपने ईगो के कारण उसको हमने बौद्धिक दृष्टि से आगे जाने ही नहीं दिया। कितना आगे जाएगा कितना नहीं जाएगा तो कोई नहीं कह सकता। उसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही वो आगे जा पाएगा। हाँ, क्षमता को विकसित कर सकते हैं, ये अनिवार्य है। आज एक एक बच्चा अपने अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, हमें कुछ नया करना है, अपने ढंग से करना है। आज के बच्चे ये सोचते हैं। उस समय सोचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी जहां संयुक्त कुटुंब है यही हाल है। मान मर्यादा के नाम के ऊपर तुम्हें कोई नया कार्य करने देने में कोई राजी नहीं है। अगर इसी प्रकार के एक चूल्हे पर हम 100 आदमी रसोई खाते हैं तो इनसे तो अच्छा है कि एक ही चूल्हे पर पति पत्नी या बाप बेटी 4 भी नहीं खा पाए।
लेकिन चारों अपने ढंग से अपने जीवन के बारे में सोचे कि मैं इस जमीन पे आया हूं तो मैं भी कुछ करके जाऊं। अपना पद चिन्ह ऐसा थमा के जाओ कि पीछे लोग आए हो कुछ देखे कि इस दुनिया में अजीब से लोग आए थे। हर आदमी क्या सी अच्छा है और होनी चाहिए। सिर्फ मजदूरी करने के लिए तो यहां नहीं आया कोई। तो मित्र, मेरा अपना ख्याल है वहां तक प्रत्येक आदमी को अपनी क्षमता के मुताबिक निखरना ही चाहिए और क्षमता को वो दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। जैसे एक पंछी होता है, घोंसले से बाहर निकलता है तो गिरने की पूरी संभावना है। जमीन पर गिरेंगे, फिर उड़ेंगे, फिर गिरेंगे, अपनी क्षमता बढ़ाते बढ़ाते वो गगनगामी उड़ान भरते हैं, फिर क्षितिजों को पार करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, पंछी के कुछ और आगे का सोच पाते हैं और आगे अनंतता की यात्रा की तरफ जा सकते हैं। सूर्य के उस पार क्या है वो भी हम सोच पाते हैं, जांच कर पाते हैं। एक चूल्हे पर 100 आदमी खाते थे, कौन सोच पाते सूर्य के उस पार क्या है, चंद्र के ऊपर क्या है, मंगल के ऊपर क्या है। हमारे शरीर की रचना के बारे में कोई पता नहीं था। कोई मेहमान आता था तो घर की जो एक वडील आदमी है उसके साथ खाना खाते थे, बाकी के लोगों को तो उस समय खाने का भी नहीं मिलता था। खेत में पड़े रहो या तो जहां तुम काम करते वहीं पड़े रहो, तुम्हारा टिफिन वहां पहुंच जाएगा। ये कोई जिंदगी थी? न सुबह न शाम न रात न दिन, बस सिर्फ श्रम करो श्रम करो श्रम करो। तुम्हारी बौद्धिकता मारी जाए तो भले मारी जाए, लेकिन वडील आदमी के ऊपर तुम नहीं जा सकते थे। मित्र, मैं चाहता हूं कि हर आदमी को यहां अपना अधिकार ही जीने का, उनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी अपनी धड़कन है, अपना श्वास है, अपना जीवन है, उसको हमें आदर देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो कल नई पीढ़ी हमसे वो आदत छीन लेगी, तब हमें बड़ा दुख होगा, क्योंकि हम वडील बनना चाहेंगे और वो हमको वडील के रूप में कभी भी स्वीकृति नहीं देंगे। वो हमसे सदैव आगे की सोचेंगे, हम पीछे की सोच के साथ में चलते हैं, तालमेल नहीं मिलेगा। उचित है कि उसको पांखें आती है तो उसको उड़ान भरने दो। उसकी पांखें काटने के लिए जाओगे, हो सकता है हम स्वयं भी कट जाए। आओ मित्रों, हम भी अपने जीवन का निर्माण करें और दूसरे को भी ठीक ढंग से निर्माण करने का अवसर दें। हर एक मौका हम उसको दें। वो गिरे फिर उसको उठाओ, गिरे फिर उसको उठाओ, सहयोग दो। शायद तुम्हारे सहयोग से वो आगे बढ़ जाए और तुम्हारी प्रेरणा से वो आगे बढ़ेगा, तुम्हें वो सम्मान की दृष्टि से सदैव देखेगा। तुम उसके ऊपर दमन करोगे तो कभी तुम्हें सम्मान नहीं देगा। अपने हाथों से अपना सम्मान खोना हो तो दमन करो, अपने हाथ से अपना सम्मान पाना है तो सहयोग करो। यही आशा से आपसे विदा।